नेम इज सुशांत कन्वर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फिजिक्स का टॉपिक है। तो फिजिक्स की आज हम टॉपिक की जो बात करेंगे वो है आपके पास साउंड एंड इको। सो व्हाट इज बेसिकली साउंड। ठीक है, पहले हम साउंड की अगर बात करें तो गाइस साउंड क्या हो जाएगी आपके पास। ठीक है, साउंड क्या है, साउंड एक तरीके की वेव है। ठीक है, हम बोलते हैं साउंड वेव। ठीक है, और ये क्या है, इट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज बेसिकली द फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ अगर हम देखा जाए तो साउंड आपके पास क्या है, एक मैकेनिकल वेव है। ठीक है, आपको जैसे पता है एक मैकेनिकल वेव होती है, एक नॉन मैकेनिकल वेव होती है। मैकेनिकल वेव कौन सी वेव है, जिसको ट्रेवल करने के लिए कुछ मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होगी। मीडियम बोलने का मतलब क्या है कि आपके पास जैसे मान लो मैंने बोला सॉलिड्स हो गए या मैंने बोला वाटर हो गया, तो ये आपके पास इस तरीके के कुछ मीडियम्स होते हैं जिसमें जो है साउंड हमेशा ट्रेवल कर पाती है। तो मैकेनिकल वेव, तो हमने क्या बोला कि साउंड आपके पास क्या है, एक मैकेनिकल वेव है। सो इट इज बेसिकली योर मैकेनिकल वेव। सो मैकेनिकल वेव मीन्स इट कैन ट्रेवल इन मीडियम। ठीक है, इट कैन ट्रेवल इन मीडियम। लाइक एग्जांपल अगर हूं मैं तो आपके पास हो गया जैसे मान लो वाटर, सॉलिड्स किसी भी टाइप के। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मैकेनिकल वेव के अंदर। ठीक है, अब दूसरी बात अगर हम बात करें तो जो सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगी आपके पास इसकी साउंड की, तो वो क्या होगी कि साउंड जो है ये आपके पास ये जो वेव्स होती है इलास्टिक नेचर की होती है। ठीक है, सेकंड टाइप आपने याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि ये जो है आपके पास इलास्टिक नेचर की होती है। ठीक है, इलास्टिक नेचर की होती है। क्लियर है। अगर थर्ड हम बात करें तो आपके पास ये जो होता है ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या है कि आपके पास मान लो कि अगर कोई पार्टिकल है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक पार्टिकल है और फिर यहाँ पर एक पार्टिकल है, तो जब आप साउंड कुछ भी बोलते हैं तो ये पार्टिकल जो है अपनी मूवमेंट करेगा और ये मूवमेंट करके आगे वाले पार्टिकल को स्ट्राइक करेगा और ये वाला पार्टिकल फिर नेक्स्ट वाले पार्टिकल को स्ट्राइक करता जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर इस टाइप के जो आपके पास मोशन हो जाएगा वेव का, ये वाला इस तरीके से, ये आपके पास कौन सा आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर है। सो दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने याद रखना है हमेशा ही ये आपके पास एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, अगर मैं इसका कंपैरिजन करना चाहूं लाइट से, मान लो, ठीक है, मैं इसका कंपैरिजन कर रहा हूं यहां पर लाइट से। तो अगर हम बात करें तो लाइट और वेव, जो लाइट है और साउंड जो है उसमें क्या फर्क होगा। तो जो लाइट है आपके पास ये भी एक तरीके की वेव होती है। ठीक है, और बेसिकली अगर बात करें तो ये आपके पास क्या होती है, नॉन मैकेनिकल वेव हो जाएगी। नॉन मैकेनिकल वेव, लाइट आपके पास क्या होगी, नॉन मैकेनिकल वेव। मींस लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है। इट कैन ट्रेवल इन योर एयर एज वेल एज इन योर वैक्यूम। ओके, एयर और वैक्यूम में ये ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, नॉन इलास्टिक नेचर होता है इसका। ठीक है, नॉन इलास्टिक नेचर। एंड नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं कि ये आपके पास क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव्स होती है। ट्रांसवर्स वेव्स। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज योर लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव जो होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है। देखो, जब भी आपके पास कोई पार्टिकल होगा, ठीक है, वेव में क्या होता है, पार्टिकल का मोशन होता है। जब भी आपके पास कोई पार्टिकल होगा, अगर वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ जो वेव होगी, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, अगर उसी डायरेक्शन में वो पार्टिकल पैरेलली उसके मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब उस टाइम पर वो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, ये पार्टिकल जो है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में आपकी वेव की प्रोपगेशन है। So that case is your longitudinal wave. In the second case, if I talk about transverse waves, then transverse waves में क्या होता है कि आपके पास जो पार्टिकल की मूवमेंट होती है वो हमेशा ही परपेंडिकुलरली होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर, इस तरीके से ऊपर की तरफ। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जहां पर जो वेव है वो उसकी डायरेक्शन क्या है, आगे की तरफ है। लेकिन जो पार्टिकल की जो मूवमेंट है आपके पास, जो पार्टिकल की मूवमेंट होगी वो कैसे होगी, परपेंडिकुलर।
सो पार्टिकल की जो मूवमेंट है वो परपेंडिकुलरली हो रही है, यानी कि अब ऊपर वाली साइड को हो रही है, और जो आपके पास यहाँ पर जो वेव की डायरेक्शन है वो आगे की तरफ इस तरफ हो रही है। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ बेसिक डिफरेंस जो कि थे हमारे पास साउंड और लाइट के बीच में। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और सभी ने कमेंट्स में मेरे को आंसर देना है कि अगर मैं पूछूं कि साउंड और लाइट जो वेव्स है इसमें से सबसे फास्टर जो ट्रैवल है वो कौन करता है, ठीक है, साउंड वेव और लाइट वेव, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है, चलिए, ये था हमारे पास साउंड के बारे में कुछ बेसिक बातें। अब हम अगर नेक्स्ट बात करें तो मैं आगे अपने टॉपिक को जो करने जा रहा हूं वो है हमारे पास इको। क्लियर? इको क्या होती है हमारे पास? देखिए, अगर गाइस हम इको की बात करें, इको मतलब कि मान लो जैसे आपने कई बार सुना होगा कि हम किसी जगह पे खड़े होते हैं और हमारे सामने क्या होता है, अगर बहुत दूर कुछ कोई पहाड़ माउंटेन्स वगैरह होते हैं तो हम वहां से जब कुछ बोलते हैं तो वही एक बार बोलने पर वो साउंड जो है वो बार बार रिपीट होती है। ठीक है, जैसे आपने कई बार माइक पे भी ऐसे सुना होगा। ठीक है, माइक पर भी ऐसा होता है। तो इसी तरीके से आपने कई बार आप खुली जगह पे जब किसी जाते हैं, किसी पहाड़ पे जाते हैं, तो जब एक बार में आप कुछ बोलते हैं तो वो चीजें बार बार रिपीट होती हैं। जैसे आप किसी का नाम बोलते हो तो वो 3-4 बार फिर रिपीट होगा, तो वो आपके पास क्या होती है? इको होती है। तो बेसिकली जो इको है इसके बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो कि मान लो यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई आपके पास ऑब्स्टेकल है, या बोल सकते हो कोई माउंटेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऑब्स्टेकल। ठीक है, ऑब्स्टेकल और माउंटेन। ठीक है, तो इको के लिए क्या जरूरी है? इको के लिए जरूरी ये है कि इन दोनों के बीच का, याद रखना, ठीक है, इन दोनों के बीच का, अब देखो जो भी ऑब्जर्वर यहां से अपनी साउंड भेजेगा, ठीक है, वो वाली साउंड, ठीक है, यानी कि ट्रांसमिटिंग वाली, और जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी वो वाली। अब साउंड का मतलब मैं बोल रहा हूं वेव। ठीक है, वेव की फॉर्म में ले रहे हैं, यानी कि उसने कुछ बोला तो जो ट्रांसमिटिंग वाली होगी और जो रिसीविंग वाला होगा, उन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर यहां से ट्रांसमिटिंग वेव गई, ठीक है, और यहां से रिफ्लेक्टिव वेव जो वापस आई, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 0.1 सेकंड का होगा। ठीक है, ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। 0.1 सेकंड का इनके बीच में टाइम डिफरेंस है वो होना कंपलसरी है। अगर 0.1 आप सेकंड का टाइम डिफरेंस नहीं होगा तो वहां पर आपको इको ऑब्जर्व नहीं होगी। तो ये चीज आपने पहली बात जो है वो याद रखनी है। दूसरी चीज देखो, अगर आप खड़े हो किसी जगह, किसी माउंटेन के पास, ठीक है, किसी खुली जगह में खड़े हो, तो वहां पर आपकी जो सेकंड कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि जो आपकी साउंड जो जा रही है उसकी इंटेंसिटी कम मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि जितनी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी तभी तो वो इस ऑब्स्टेकल के पास पहुंच पाएगा। ठीक है, अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम ही नहीं होगी तो वो इस ऑब्स्टेकल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन भी नहीं होगी। तो सेकंड जो आपने चीज याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि जो आपके पास इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड should be maximum। क्लियर है? तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। ये दूसरी बात जो है वो आपने यहां पर याद रखनी है। अब थर्ड बात आपने क्या याद रखनी है कि तीसरी चीज क्या होनी चाहिए कि आपके पास मान लो यहां पर ऑब्जर्वर है, ठीक है, मान लो ये क्या है? ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर के बाद यहां पर एक ऑब्स्टेकल है। ठीक है, यहां पर क्या है? एक ऑब्स्टेकल है। तो ये ऑब्जर्वर हो गया और ये आपके पास ऑब्स्टेकल हो गया। तो इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर से, मान लो ये ऑब्जर्वर और ऑब्स्टेकल, तो मान लो ऑब्जर्वर से ऑब्स्टेकल तक जाने की जो आपके पास जब वेव जाएगी तो आपने याद रखना है कि जो आपका ऑब्स्टेकल है, ठीक है, इसका ऑब्स्टेकल जो है इसके आपके पास क्या होना चाहिए? साइज जो होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन your wavelength of the transmitting wave। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं साइज शुड बी, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल कर लो, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल शुड बी ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ ट्रांसमिटिंग वेव।
सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैंने क्या लिखा देखो, साइज ऑफ ऑब्स्टैकल शुड बी ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द ट्रांसमिटिंग वेव। मतलब जो भी वेव ट्रांसमिट होगी, जिसको आप साउंड वेव जो आप भेज रहे हो, वो जो ट्रांसमिटिंग वेव है उसकी वेवलेंथ जो है वो बड़ी होनी चाहिए उस ऑब्स्टैकल केस, वो साइज जो है ऑब्स्टैकल का वो क्या होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए इसके रिस्पेक्ट में, ट्रांसमिटिंग वेव के रिस्पेक्ट में। तो ये थे आपके पास कुछ कंडीशंस जो कि नेसेसरी है आपके पास इको की फॉर्मेशन करने के लिए। अब अगर हम बात करें कि एप्लीकेशंस, ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस को। तो गाइस एप्लीकेशन से हम अगर बात करें तो जैसे कि आप सभी ने सुना होगा, ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस देखिए, सबसे पहली अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो आपने सुना होगा कि जो बैट्स होती हैं, ठीक है, जैसे हमें पता है कि बैट्स आर ब्लाइंड, बैट्स जो है वो ब्लाइंड होती है, उन्हें कुछ दिखता नहीं है, सो वो कभी भी किसी ऑब्स्टैकल को डिटेक्ट कैसे करती है, या फिर वो किसी का प्रे कैसे करती है, किसी का शिकार कैसे कर पाती है। तो याद रखना वहां पर क्या होता है कि जो आपके पास बैट्स होती हैं वो एक वेव को एमिट करती हैं, ठीक है, और वो वेव कौन सी वेव होती है, वो होती है आपके पास अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं बैट्स की, ठीक है, या फिर मैं बात करूं डॉल्फिन्स की, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनकी जो कि बेसिकली किसका यूज करती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करती हैं अपने, ठीक है, प्रे करने के लिए, यानी कि शिकार को करने के लिए, या फिर टू डिटेक्ट एन ऑब्स्टैकल, ठीक है, किसी भी ऑब्स्टैकल को डिटेक्ट करने के लिए या फिर जो शिकार करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। अब अल्ट्रासोनिक वेव जब वो बैट छोड़ेगी तो वो ऑब्स्टैकल से स्ट्राइक बैक होकर रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी के पास आ जाएगा। अब एक और बात कि अल्ट्रासोनिक वेव्स की आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपने याद रखनी है, अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है आपके पास, ठीक है, तो आपने रखना है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, ठीक है, यानी कि मोर देन 20,000 हर्ट्ज, मोर देन 20,000 हर्ट्ज। सो फ्रीक्वेंसी जो होगी अल्ट्रासोनिक वेव्स की वो कितनी होगी, मोर देन 20,000 हर्ट्ज। क्लियर है? सो ये थे आपके पास कुछ एप्लीकेशंस। अब अगर मैं एक और एप्लीकेशन की बात करूं तो ये सबने सुना होगा, जैसे हम बात करते हैं सोनार की, ठीक है, सोनार एंड फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसमें भी बेसिकली क्या होता है कि आपके पास सोनार में क्या होता है कि अंडरग्राउंड कोई डेब्रिस, डेब्रिस मतलब कूड़ा वगैरह, डेब्रिस या कोई अंडरग्राउंड आपके पास सबमरीन है, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, सोनार का यूज करते हैं। अंडरग्राउंड सबमरीन हो गई जैसे कि, ठीक है ना, सबमरीन्स पनडुब्बी जो होती है आपके पास, उनको डिटेक्ट वगैरह करने के लिए यहाँ से क्या होता है कि आपके पास इस वेव को भेजा जाता है, वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस वहां पर आपके पास सिग्नल पहुंचा देती है। तो ये था सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास सोनार की, ठीक है, सोनार आपके पास सेकंड केस हो गई, फर्स्ट मैंने आपको बता दिया बैट्स एंड डॉल्फिन्स। अब नेक्स्ट बात हम करेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। मिनिमम टाइम हमने देख लिया था कि आपके पास जो टाइम डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, देखिए अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्लियर है, डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अगर मैं लिखूं मिनिमम डिस्टेंस फॉर एन इको, इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो देखिए यहां पर ऑब्जर्वर है, यहां पर आपका ऑब्स्टैकल है, ठीक है, दिस इज योर ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्स्टैकल है। तो ऑब्जर्वर, अब मुझे बताइए कि यहां पर जो डिस्टेंस होगा, मान लो ये हमने डी मान लिया, ठीक है, यहां पर डिस्टेंस कितना मान लिया, डी मान लिया। तो अगर डी डिस्टेंस मानेंगे तो यहां से जब ट्रांसमिटिंग वेव जाएगी, यहां से जब ट्रांसमिटिंग वेव जाएगी, तो ये ट्रांसमिटिंग वेव जब जाएगी तो यहां से जाके वापस ये स्ट्राइक बैक होकर वापस से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, मतलब ये डी जो डिस्टेंस है वो 2 टाइम्स कवर करेगी, ठीक है, यानी कि जो ये डी डिस्टेंस है वो 2 टाइम्स कवर करेगी, पहले यहां पर जाने में डी, फिर वापस आने को डी, तो यानी कि d प्लस डी हो जाएगा आपके पास टोटल डिस्टेंस, दैट इज योर 2d, सो दिस इज योर टोटल डिस्टेंस,
क्लियर, दिस इज योर टोटल डिस्टेंस, ये आपके पास टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2d। अब अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम हमें पता है कितना है, 0.1 सेकेंड का टाइम हमारे पास 0.1 सेकेंड है। और आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो अगर हम यहां से क्या करेंगे, अब यहां से डिस्टेंस भी मेरे पास 2d है, टाइम मेरे पास 0.1 सेकंड है, मेरे पास क्या नहीं है, स्पीड नहीं है। तो स्पीड अगर मान लो मैं यहां पर एयर की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या बात कर रहा हूं, एयर की। तो मैंने देखो स्पीड अगर मैं लूं, मान लो मैंने एयर के केस में लिया, ठीक है, ए मतलब एयर के केस में लिया मैंने साउंड की स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो अगर मैं यहाँ पे स्पीड लूं तो देखो इसकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली होती है 340 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 340 मीटर पर सेकंड, ये आपने याद रखना है, ठीक है। कुछ बुक्स में इसकी वैल्यू जो है वो कुछ और दी होती है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दी होती है, बट बेसिकली हम इस वैल्यू को लेकर चलते हैं 340 मीटर पर सेकंड। सो नाउ अगर ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो अगर हम यहाँ से इसका मिनिमम डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, 2d, ये वाला डिस्टेंस 2d आ गया, इज इक्वल टू स्पीड हमारे पास कितनी है, 340 इंटू टाइम कितना है, 0.1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2d इज इक्वल टू 340 इंटू 1/10, एंड यहां से हो जाएगा d इज इक्वल टू 340 इंटू 1/20, 0 से 0 कट गया, एंड 2 1 2 2 7 14, so your answer will be 17 meter. So this is your final answer, 17 meter. So we can say that in case of air, in case of speed of sound in air, we can find out the minimum distance for an echo. So the minimum distance will be 17 meter, ठीक है, टाइम 0.1 सेकेंड एंड डिस्टेंस इज योर 2d। क्लियर है। इसी तरीके से गाइस हम क्या कर सकते हैं, हम इको का अलग अलग मीडियम्स में जो है वो मिनिमम डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर की बात करूं तो आप वाटर में भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ठीक है, वाटर की अगर मैं बात करूं, देखो आपको क्या पता होना चाहिए, टाइम तो आपको पता है कितना है, 0.1 सेकेंड है, ठीक है, डिस्टेंस आपको पता है टोटल कितना है, 2d है, स्पीड नहीं पता, ठीक है, स्पीड आपको किसकी नहीं पता, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, यानी कि अगर मैं एस वाटर लिख लूं इसको शॉर्ट में, तो यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर नहीं पता। तो ये जो वैल्यू है ये आपको पता लगानी है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर को देखिए और फिर वहां से सेम इसी तरीके से यहाँ पर आपने इसको सॉल्व करना है और यहाँ से इसकी मुझे आपने बताना है स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर क्या होती है और इसका फाइनल आंसर क्या होगा वो आपने बिल्कुल इस तरीके से निकालना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आपने सभी ने इसका आंसर देना है। तो गाइस क्लियर आप सबको, ठीक है। तो ये था हमारे पास, मैंने जैसे आपको बताया कि इको जो है वो आप डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स में उसके मिनिमम डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक इको और साउंड, ठीक है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और टॉपिक उठाएंगे साउंड चैप्टर का। सो आज के लिए हमारा लेक्चर ये भी खत्म होता है। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।